हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज रूपक और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 बायोलॉजी। आपका जो सेकेंड मॉड्यूल है वहाँ से हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो, अब जो रिप्रोडक्शन है आपको पता है कि ये दो तरह का होता है। एक हो जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर योर बोर्ड HSCC फाइनल एग्जाम एज वेल एज फॉर योर NEET प्रिपरेशंस। सो बहुत कुछ यहाँ पे हम जानने वाले हैं। बट देन बिफोर बिगिन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लेट्स लर्न बायोलॉजी and obviously hit that bell icon for your further notification. And of course, if you like the video, do share my video with your fellow mates. Now, चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम चैप्टर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ से आप देखिए, जब आप कहते हो कि आपको एक चैप्टर रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या आप चैप्टर को समझ नहीं पा रहे हो, आप भूल जाते हो टॉपिक्स को, तो यहाँ पे आपको मदद करता है आपका समरी, जो चैप्टर का स्ट्रक्चर है। सो चैप्टर हमारा क्या कहता है? NCERT में कहता है कि हमें सबसे पहले जानना है बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक्स है, इनको हमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या डिफरेंस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ऑफकोर्स ये आप पढ़ते हो चैप्टर 1 में, आपका जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ते हो। फिर यहाँ पे हम बेसिक थोड़ा सा बात कर लेंगे विथ रिगार्ड टू ह्यूमन बींग। अब देखो, जो इंसान है ये हो जाते हैं आपका यूनिसेक्सुअल, जहाँ पे मेल अलग होते हैं फ्रॉम दैट ऑफ द फीमेल, दे शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसीलिए हमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग से पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग से पढ़ने हैं। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? मेल गोनेड्स मिल जाएंगे, आपको टेस्टिस मिल जाएगा, और टेस्टिस में क्या होगा? मेल डेवलप करेंगे अपना गैमेट, जिनको हम कहते हैं स्पर्म। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर में आ जाएगा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। और स्पर्म क्या है? स्पर्म हो जाता है आपका मेल गैमेट। साइड बाय साइड हम पढ़ लेंगे स्ट्रक्चर, कैसा दिखता है एक स्पर्म, क्या हो जाता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है। देन हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ओवरीज होते हैं, जो गोनेड्स होते हैं, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है, उनको हम लोग स्टडी करेंगे। और आपको पता है ओवरीज के अंदर डेवलप हो जाता है एग या फिर ओवम, और जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का इसको हम कहते हैं ऊजेनेसिस। तो ऊजेनेसिस या फिर डेवलपमेंट ऑफ ओवम हम इसके अंडर पढ़ेंगे। साइड बाय साइड हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर है ओवम का, उसको भी। और देखो, जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, इंसानों में क्या होता है, एक एक स्पेसिफिक इवेंट होता है बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी डेवलप कर समझ लेंगे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? देखो, जो बेसिक कंसेप्ट है, ये एक मंथली पीरियोडिक इवेंट होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस आते हैं फीमेल बॉडी में। एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट हो जाना, रीजनरेट हो जाना, सो बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे जुड़े होते हैं। तो इसको हम समझेंगे डिटेल में। एंड ऑफ कोर्स, जब हमने समझ लिया किस तरह से मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, उसके बाद क्या होगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे, मिलके एक जाइगोट डेवलप होगा, और यहाँ से एक फुल फ्लेजेड बेबी डेवलप होगा, जो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले डेवलपमेंट में इसके बाद क्या होगा? पर्चुरेशन, दैट इज जो बेबी है डेवलप होने के बाद बॉडी से एक्सपल्शन होता है, डिलीवरी होता है, जिसको हम कहते हैं पर्चुरेशन। एंड ऑफ कोर्स देन द मदर फीड्स द यंग वन विथ ब्रेस्ट मिल्क, जिसको हम कहते हैं लैक्टेशन। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, किस तरह से पर्चुरेशन होता है, एंड लैक्टेशन, क्या हार्मोन्स जुड़े होते हैं यहाँ पे, किस तरह से ये एकम्प्लिश होता है। सो सारे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन आज के लिए हम बेसिक्स रखेंगे। जो हम समझेंगे यहाँ पे पहला 3 जो टॉपिक है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट है, देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन तीनों टॉपिक्स को हम आज डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये एक फंक्शन है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, एक बेसिक फंक्शन होता है, परफॉर्म करता है। क्यों? सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर प्रोजेनीज। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं चाहेगा कि उसका जो स्पीशीज है, उसका जो प्रजाति है, वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो वो अपने प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। अब रिप्रोड्यूस करके क्या करते हैं? ये देखिए, रिप्रोड्यूस करके ये बना लेते हैं अपना यंग वंस, अपना जो अगला जनरेशन है उनको प्रोड्यूस करते हैं।
दैट इज रिप्रोडक्शन। अब दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्योंकि हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यही होगा मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनफैक्ट द ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम किस तरह से अलग करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनेंगे, फॉर्मेशन होगा गैमेट का, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज ओवम। सो गैमेट बनेगा एंड ये यूनाइट होंगे, फर्टिलाइज होंगे। सो दीज आर दी मेन इवेंट्स जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग करता है। अब जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो यूनिसेक्सुअल है ऑब्वियसली। सो आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिल जाएंगे। इसका मतलब है जो मेल है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे फ्रॉम दैट ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल्स। आप देख के पहचान सकते हो ये मेल है, ये फीमेल। नाउ दैट इज द ऑब्वियस थिंग जो हमको पता है, दैट इज दे शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअली दोनों अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करते हैं एंड बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। जो मेल है ये अलग टाइप का गैमेट बनाते हैं जिसको हम स्पर्म कहते हैं, एंड फीमेल जो है अलग टाइप का गैमेट बनाते हैं जिनको हम कहते हैं ओवम। एंड ऑफ कोर्स दे आर विविपेरस इन नेचर। नाउ व्हाट इज विविपेरस? आपका फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है तो आपको पता होगा। विविपेरस का मतलब होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस को जन्म देते हैं। एक होता है आपका ओविपेरस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दे ले एग्स, और विविपेरस में क्या होता है, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। देन एक थर्ड टाइप का आ जाता है, इफ़ यू नो, ओवो विविपेरस, जहाँ पे एक तो डेवलप होता है जो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, एंड देन वहाँ से जो इंडिविजुअल है वो प्रेगनेंसी के बाद जो इंडिविजुअल है द फीमेल वन दे गिव बर्थ टू द यंग इंडिविजुअल्स। सो विविपेरस इन नेचर हो जाता है ह्यूमन का, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। ना आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम दैट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या क्या रहता है आपको, देखिए यहाँ से किस टाइप का सवाल पूछ सकते हैं, आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक डायग्राम पूछ देंगे 3 मार्क्स के लिए। सो बहुत ही माइन्यूटली आप इसको स्टडी कीजिए। एंड यस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ नीट से जो जुड़े हुए क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। आपको एक चीज़ देख के यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो डायग्राम है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करते हो, थोड़ा ध्यान से समझते हो, तो आपका काफ़ी सारा क्वेश्चंस जो है अपने आप बिना पढ़े आप सॉल्व कर सकते हो। सो डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अब आपको टेस्टिस मिल जाएंगे यहाँ पर। आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है इसके अंदर नहीं, अंदर नहीं, इसके बाहर आपको मिल जाएगा, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कंटेन्ड होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द टेस्टिस। अब देखो आप कहोगे सर ये एब्डोमिनल बॉडी से बाहर क्यों रहता है, स्क्रोटम में क्यों रहता है? देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 37 के आसपास, अब उस टेम्परेचर में स्पर्म खुद को डेवलप नहीं कर पाता है, इसको चाहिए थोड़ा सा नीचे का टेम्परेचर, थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, जिसके लिए वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है, स्क्रोटम में रहता है, विच मेंटेन्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विच इज़ लेस देन योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एंड ये ज़रूरी होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। अब टेस्टिस जो है इसका हिस्टोलॉजी के बारे में बात करें, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इट इज़ कवर्ड विथ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एक टिश्यू लेयर होता है जो टेस्टिस को कवर करके रखता है। नाउ टेस्टिस का हिस्टोलॉजी के बारे में बात करें, अब देखिए यहाँ पे क्या रहता है कि जो टेस्टिस है इसको अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हो तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स मिल जाएंगे, कुछ लॉब्यूल्स मिल जाएंगे। अब जो बेसिक कैरेक्टर है टेस्टिस का दैट इज़ द सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये माइक्रोस्कोपी से लिया गया एक बेसिक स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। ऑफ कोर्स डायग्राम के पर्पज से आपको ये डायग्राम समझना है। अब दीज स्ट्रक्चर्स दीज आर दी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर होता है। अब
हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको क्या मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे डेवलप होते हुए स्पर्मेटोजुआ। जो ये इनर पार्ट में आप देख सकते हो स्पर्मेटोजुआ डेवलप हो रहे हैं, जो ऐसे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब स्पर्मेटोजुआ क्या है, देखिए जो स्पर्म है इन्हीं को हम स्पर्मेटोजुआ कह रहे हैं। अब देखो आप कहोगे सर स्पर्मेटोजुआ ये डेवलप होंगे, तो डेवलप होने के लिए इनको खाना वगैरह चाहिए होगा, नरिशमेंट चाहिए होगा। कौन दे रहा है इनको नरिशमेंट, इनको नरिशमेंट दे रहा है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स कहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ये रहे आपका सर्टोली सेल्स। अब ये जो आपका ये पिरामिडल जो सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर दी सर्टोली सेल्स। अब जो ये सर्टोली सेल्स है इनका बेसिक काम है स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब इसके अलावा आपको और मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको लेडिक सेल्स। अब लेडिक सेल्स क्या है, इनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स, जो हमारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनके बीच में रहता है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में रहने वाले इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है, ये मेल जो हार्मोन होते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन इनको सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लेडिक सेल्स है इनका फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना। आप कहोगे सर टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बदले में, टेस्टोस्टेरोन जो है हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट में मदद करता है। जो सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है इनको कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। सो काफ़ी सिग्निफिकेंट ये पैराग्राफ है आपके लिए, इसको आप ध्यान से समझिएगा। नाउ आगे बढ़ते हुए अपार्ट फ्रॉम टेस्टिस और क्या मिल जाएंगे आपको, आपको मिल जाएंगे एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। अलग अलग टाइप के डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में ले जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनसे स्पर्म बनता है इनके अंदर। अब स्पर्म बनने के बाद ये जाते हैं कहाँ पे, रेटी टेस्टिस में। अब रेटी टेस्टिस में क्या हो जाता है आपका जो स्पर्म है वो कलेक्ट हो जाता है। कहाँ पे बनता है स्पर्म, एक बार फिर से आप देख लो, स्पर्म बन जाता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। जो जर्मिनल सेल्स है वो डेवलप करते हैं। होने के बाद ये जाते हैं रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस इकट्ठा होके कलेक्ट होके ये बन जाते हैं वास एफरेंशिया, जो मिल जाते हैं एपिडिडमिस में। अब देखो एपिडिडमिस क्या कर रहा है, एपिडिडमिस जो है वो स्टोर कर रहा है स्पर्मेटोजुआ या फिर स्पर्म को। रेटी टेस्टिस, वास एफरेंशिया एंड देन एपिडिडमिस, वहाँ से ये जाते हैं वास डिफरेंस में एंड थ्रू वास डिफरेंस ये इजेकुलेटरी डक्ट से इजेकुलेट हो जाते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस। नाउ दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आपको समझना है रिगार्डिंग योर एसेसरी डक्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट दे रखा है कैसे होता है ये रेटी टेस्टिस से वास इफरेंशिया एपिडिडमिस जो कि स्टोर करता है स्पर्म को, देन you have your vas difference and which finally leads to the ejaculatory duct। सो इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनने के बाद जो जर्नी होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स। अब किस टाइप का ग्लैंड, हम बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, उनका फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अब जो स्पर्म है देखिए जब ये इजेकुलेट होते हैं तो इनको हम कहते हैं सीमन। अब जो सीमन है that is distinct, that is different from sperm, don't get confused with sperm and semen। now जो sperm है it is a cell, the gamete जो मेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस गैमेट के साथ अलग अलग ग्लैंड से सिक्रीशंस मिल जाते हैं जो बनता है सीमेन। अब देखो पहला जो ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या होता है, दीज आर सैक लाइक पाउचेस जो कि अटैच रहते हैं टू द वास डिफरेंस नियर द बेस ऑफ द ब्लडर। अब ये क्या करते हैं, देखो ये फ्रुक्टोज प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। सेमिनल वेसिकल क्या कर रहे हैं, ये फ्रुक्टोज प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हेल्प्स विद द स्पर्म्स एबिलिटी टू मूव। जो स्पर्म को एनर्जी देता है, जो फ्रुक्टोज है स्पर्म को एनर्जी देता है एंड मूवमेंट में मदद करता है। वो भी सी बात है, आपको मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होगा ना, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, वो प्रोवाइड कर रहा है आपको फ्रुक्टोज। कहाँ से, सेमिनल वेसिकल से। आपका जो सेकेंड ग्लैंड है ये हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो वॉलनट साइज के होते हैं एंड ऑफ कोर्स ये लोकेटेड रहते हैं बिलो योर यूरिनरी ब्लडर। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, इट कंट्रीब्यूट्स द एडिशनल फ्लूइड जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को। एंड फाइनली द थर्ड जो ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, अब इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। अब ये क्या करता है, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिक्रेट करते हैं जो
न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी दैट में प्रेजेंट ड्यू टू रेसिडुअल कॉप्स ऑफ यूरिन इन द यूरेथ्रा। अब देखो ये बेसिकली आप कह सकते हो, इसको आप समझ सकते हो कि ये स्पर्म को सर्वाइव करने में मदद करता है, स्पर्म को जिंदा रखने में मदद करता है, एसिडिटी को काउंटर करता है ये, ठीक है ना। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, अब ये जो तीनों ग्लैंड है इनसे जो सिक्रीशन है आपस में ये मिलके बन जाते हैं आपका सेमिनल प्लाज्मा। अब सेमिनल प्लाज्मा क्या है, ये मिक्सचर है ऑफ फ्लूइड प्रोड्यूस बाय दीज थ्री ग्लैंड्स, जो भी हमने बात किया, एंड इट इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, आपको एंटीबॉडी मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड इनका आपस में मिलके क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं नरिशेज द स्पर्म, मोटिलिटी देता है, स्पर्म को मूवमेंट में मदद करता है, न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट। तो ये तो हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ना आप कहेंगे सर कौन से वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, या फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। देखो जो मेन मेजर हार्मोन्स है, अब हार्मोन्स आपका एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करेगा ऑफ कोर्स। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस। नाउ दिस चार्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कौन से हार्मोन आपका मौजूद होता है। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये सिक्रेट करता है जीएनआरएच। नाउ जीएनआरएच क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये आपका फर्स्ट ईयर का बेसिक चीज़ है। अब ये काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, जहाँ से सिक्रेट होता है एफएसएच फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो एफएसएच है ये क्या करते हैं, ये सर्टुली सेल को डायरेक्शन देते हैं। सर्टुली सेल स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस में ये मदद करते हैं। साथ ही साथ सर्टुली सेल एक और हार्मोन को सिक्रेट करता है इनहिबिन नाम का, ठीक है, इनहिबिन नाम का एक हार्मोन को सिक्रेट करता है जो इन अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, जाके बोलता है कि भैया रुक जाओ और एफएसएच सिक्रेट नहीं करना है। सो हाइपर सिक्रेशन को रोकता है। एक बार फिर देख लो, एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन सिग्नल दे रहा है, हाइपोथैलेमस। कैसे, जीएनआरएच के मदद से एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट कर रहा है एक तरफ, एफएसएच जो सर्टुली सेल्स को जाके डायरेक्शन दे रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद कर रहा है, साथ ही साथ इनहिबिन को सिक्रेट कर रहे हैं जो कि हाइपर सिक्रेशन को रोकता है। दूसरी तरफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो लेडिक सेल को जाके बताते हैं क्या कि आप अभी टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करो। अब जब टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होगा अगेन ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जाएगा जहाँ पे ये हाइपर सिक्रेशन को रोकेगा। नेगेटिव फीडबैक क्या है, देखो जब टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होने लगेगा ना तो ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को बताएगा कि रुक जाओ अभी और एलएच नहीं चाहिए। दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब आगे देखते हैं, ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है ये वेरियस ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हमारा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है मेल में, इनको रेगुलेट करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, इनको गाइड करते हैं। सो दिस इज़ द हार्मोनल कंट्रोल। अब देखो यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, कौन सा हार्मोन है, कौन सिक्रेट कर रहा है, ये कहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसमें क्या रहता है, इसमें आपको मिल जाएंगे पेयर ऑफ ओवेरीज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो। देन आपको मिल जाएगा ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, जो ये वाला पार्ट है। अब फेलोपियन ट्यूब ये 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, इन्फंडिब्यूलम, फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो कि ओवम, ओवेरी से ओवम रिलीज होगा तो इसको कलेक्ट करने वाला काम कौन करेगा, फिम्ब्रे। आगे बढ़ते हुए ये मिलता है इन्फंडिब्यूलम में एम्प्यूला एंड देन इस्मास। अब ये तीनों मिला के बन जाते हैं आपका फेलोपियन ट्यूब। ओवरी क्या है बेसिकली, देखिए ये ओवर्ड शेप का यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम के, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होगा तो दोनों साइड में आपको मिल जाएंगे। एंड इनको एंकर करता है, इनको अपने पोजीशन में रखता है एक मेसोवेरियम जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मेसोवेरियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। नाउ ये जो ओवेरीज है इनका बेसिक फंक्शन क्या है, इनका बेसिक फंक्शन है ओवम प्रोड्यूस करना। अब देखिए एक ओवेरी का जो हिस्टोलॉजी है, क्रॉस सेक्शन है, इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो जाता है, ओवेरी का प्रेजेंस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। टेस्टिस में जिस तरह से आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होता है, यहाँ पे ओवेरी में आपको मिल जाएंगे ग्राफियन
फॉलिकल, अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या है, देखो थोड़ा सा समझो चीज़ को। जो ओवरी है इसका आउटर मेम्ब्रेन जो है ये बन जाता है जर्मिनल एपिथेलियम से, जहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है आपका ओवम। जर्मिनल एपिथेलियम क्या करता है, ओवम को प्रोड्यूस करता है इनसाइड फॉलिकल। अब जो फॉलिकल है ये आपके अलग अलग स्टेजेस में डेवलप होते हैं, जो कि प्राइमरी फॉलिकल होता है, डेवलप होके ये आगे सेकेंडरी सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं। देन सेकेंडरी फॉलिकल जो है ये आपका टर्शियरी एंड देन फाइनली मेच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। और ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपका प्रेजेंट होता है सेकेंडरी ओवम। इसके बाद क्या होता है, देखो ग्राफियन फॉलिकल टूटता है, रैप्चर होता है। रैप्चर होने के बाद जो ओवम है ये रिलीज हो जाता है। अब एक बार आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो ओवम है यहाँ से ओवरी से रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद इसको कौन कलेक्ट करता है, इसको कलेक्ट करता है फिम्ब्री, जो आगे बढ़ते हुए फेलोपियन ट्यूब में जाता है। ओके, तो ओवम तो रिलीज हो गया, चला गया। व्हाट अबाउट द ग्राफियन फॉलिकल, ये क्या करता है, देखो ग्राफियन फॉलिकल जो है ये आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। अब ये कॉर्पस लूटियम काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है इन फीमेल। कॉर्पस लूटियम क्या करता है, ये सीक्रेट करता है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन। अब इसको हम आगे समझेंगे। कॉर्पस लूटियम जो है ये आगे डिजेनरेट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो कॉर्पस लूटियम है ये फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी में मदद करेगा। जो भी हार्मोन ये सीक्रेट करेगा हम देखेंगे आगे, उस हार्मोन के ज़रिए ये प्रेगनेंसी में मदद करने वाला है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होता है, तो ये डीजेनरेट हो जाता है इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। सो जर्नी देख लो एक बार, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल से बन जाते हैं मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर आपका ओवम डेवलप होता है। और ये ओवम रिलीज होने के बाद चला जाता है फेलोपियन ट्यूब में। बाकी रहने वाला जो हिस्सा है आपका ग्राफियन फॉलिकल ये बन जाता है कॉर्पस लूटियम, जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारा जो प्रेगनेंसी है उसमें मदद करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होता है, तो ये डिजेनरेट होके बन जाएंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अब देखो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है ये आपका ओवरीज में बन जाते हैं, इसके अंदर प्रोड्यूस होता है आपका ओवम। और जो ओवम है ये बनने के बाद फेलोपियन ट्यूब में कलेक्ट होते हैं, जो साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, जो इंसानों में फर्टिलाइजेशन होता है, जो स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं, ये कहाँ पे मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इसके बाद और क्या रहता है, आपका रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में रह जाता है यूटेरस। यूटेरस जो है यहाँ पे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है। एक फर्टिलाइजेशन बनने के बाद जो एम्ब्रायो है वो कहाँ पे डेवलप होगा, बेबी कहाँ पे डेवलप होगा, वो डेवलप होगा इनसाइड द यूटेरस। अब यहाँ पे यूटेरस जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये मस्क्यूलर लेयर से ये बना हुआ होता है, जिसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम, मिडिल वाला मायोमेट्रियम एंड सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम। सो दिस इज योर यूटेरस, जहाँ पे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है। और इसमें तीन तीन अलग अलग हिस्से होते हैं, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला, मायोमेट्रियम मिडिल वाला एंड पेरीमेट्रियम सबसे आउटर वाला पार्ट। और फाइनली एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो वजाइना हम कहते हैं, ये वो स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेट को रिसीव करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इट ओपन्स अप इनटू सर्विक्स, जो सर्विकल कैनाल है वहाँ पे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड मौजूद होता है जो कि वर्टोलिन्स ग्लैंड है। अब ये सिक्रेट करता है ल्यूब्रिकेंट, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में मदद करता है। अब ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का प्राइमरी जो स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मेमरी ग्लैंड। अब मेमरी ग्लैंड क्या है, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो मिल्क सिक्रेशन में मदद करता है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। नाउ जो हार्मोनल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, कि कौन से हार्मोन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगेन देखिए जो हार्मोन वाला सेक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अगेन जो कहानी स्टार्ट होता है वो होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस, मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे लोकेटेड होता है। और आपको पता है हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच सीक्रेट होता है, जो जाके बताता है पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, सेम मेल में भी था, एफएसएच फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड एलएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो काम करते हैं ओवरीज में। ओवरी कहाँ रहता है, पेल्विक रीजन में रहता है। ओके, तो ये जो ओवरीज है यहाँ से दो चीज़ होंगे, एक तो ओवम रिलीज होगा, हमने ऑलरेडी बताया था यहाँ पे ओवम रिलीज होता है ओवरी से।
ओवम निकलने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है ये आपका क्या बन जाता है, कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम जो है ये मैंने बोला था कि इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जो और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये आपका एंडोमेट्रियम जो यूटेरस है इसको डेवलपमेंट में मदद करता है। अब देखो आप चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकली समझो। जो यूटेरस है इसके अंदर एक बच्चा डेवलप, एक बेबी डेवलप होने वाला है, तो उसको ध्यान रखने के लिए मैंने कहा था कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी होता है, तो कॉर्पस लूटियम जो है ये प्रेगनेंसी के दौरान मदद करेगा। कैसे? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के ज़रिए। और ये हार्मोन क्या करेंगे, ये यूटेरस को डेवलपमेंट में मदद करेंगे। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम क्या हो जाता है, डिजेनरेट होके कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है। मतलब अगर कॉर्पस लूटियम नहीं रहा, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनना खत्म हो जाएगा, जहाँ से अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। इसको हम समझेंगे डिटेल में आगे। सो यहाँ तक हमने समझ लिया है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है जो आपको प्रीवियस ईयर्स के दौरान पूछा गया है आपका NEET एग्ज़ाम में। अब देखो एक सवाल यहाँ, अब इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए और मैं चाहूँगा कि आप इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज, यहाँ से जो चार ऑप्शन दिए हैं कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉमन आपको मिल जाता है इन केस ऑफ ह्यूमन मेल। मैंने आपको बताया था कि जो डायग्राम है वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है। डायग्राम को आप ध्यान से देखो। तो यहाँ से आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्टिव एज वेल एज यूरिनरी सिस्टम में कॉमन पाया जाता है इन ह्यूमन मेल। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। मतलब जो स्पर्म जो है मूव करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ये करेक्ट पाथवे कौन सा है। अब इसका आंसर मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे मेरे वीडियो में दे रखा है। जैसे मैंने बताया था ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप डायरेक्ट सवाल आंसर कर सकते हो। और ये आया था आपका नीट 2016 में, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप इनको ABCD करके इनका आंसर भी मुझे बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, 2019 को भी पूछा जा रहा है। अब ये सेम क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है 2019 को। ओके, ये सेम क्वेश्चन है बेसिकली दोनों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो यूटेरस है यहाँ पे एम्ब्रायो डेवलप होता है। एम्ब्रायो जो है जो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, इसके बाद एम्ब्रायो बन जाता है। वो एम्ब्रायो यूटेरस में जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद यूटेरस में ये डेवलप होता है ना। अब अगर सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि यूटेरस में जो हमारा एम्ब्रायो है वो अटैच ना होके कहीं और हो रहा है, आई मीन यूटेराइन कैविटी में ना होके, तो ऐसे में जो प्रेगनेंसी, जो बेबी डेवलप होगा या जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, इसका आंसर मैं चलो आपको बता देता हूँ। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो एट साइट अदर देन यूटेरस, यूटेरस के अलावा अगर कहीं और ये इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब क्या, जो एम्ब्रायो अटैच कर रहा है खुद को यूटेरस में, तो इसको हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो देखो डायरेक्ट सवाल है, यहाँ से आप आसानी से आंसर कर सकते हो मेरे वीडियो के एनालिसिस के बाद। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम एंड ऑफ कोर्स गॉड ब्लेस यू ऑल।